गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 तो लेक्चर नंबर कौन सा है? 5 है। गुड। कम से कम इतना ध्यान रखा करिए आप लोग कौन सा लेक्चर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आज कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था? कल हमने जो कंप्लीट किया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटली हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा फोटो करंट प्रोड्यूस होती है और फोटो करंट किस प्रकार से वैरी होती है। नहीं समाप्त हुई बात अभी, हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, ध्यान रखिए। तो फोटो करंट के बारे में कई सारी चीजें हमने आपको बताया था कि फोटो करंट किस पर डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती। फिर उसमें इंपॉर्टेंट कट ऑफ वोल्टेज आपको मिला होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल, जो निगेटिव पोटेंशियल पे आपको मिला होगा, उसके डेफिनेशन आप सभी को याद होना चाहिए। तो अभी तक हमने जो लाइट रेडिएशन है हमारी वो पार्टिकल नेचर है, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग मैटर का वेव नेचर प्रूव करेंगे। आपको पता है कि मैटर एक पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, एक पार्टिकल होता है। मैटर क्या होता है? पार्टिकल होता है। जबकि आज हम लोग मैटर को ही वेव नेचर प्रूव कर देंगे। आज हम लोग जस्ट उल्टा रिवर्स पढ़ेंगे। मतलब डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैटर को वेव नेचर प्रूव किया है और उसके पहले वो पार्टिकल नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों नेचर को मिलाएंगे, डुअल नेचर की स्टडी करेंगे आज हम लोग। आज हम लोग मैटर के डुअल नेचर की स्टडी करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये भी 3 मार्क्स का हमेशा बोर्ड में आता है। आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, यही 3-4 क्वेश्चंस। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कल मैंने स्टार्ट किया था और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये छोटे छोटे टर्म ही इससे आना है। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं हर लेक्चर में। 2 क्वेश्चन आप बना लीजिए और पढ़ लीजिए। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग आज, डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स, वेव्स और मैटर वेव्स। नाइनटीन 1924 में डी ब्रॉगली ने लाइट के दोनों नेचर को प्रूव किया है। मैटर नेचर, मैटर पार्टिकल है और वेव है। तो डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, ठीक है ना। मैटर वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैटर पार्टिकल तो होता ही है, इन्होंने मैटर को वेव नेचर प्रूव किया है। मैटर का क्या होता है? पार्टिकल नेचर। जैसे एटम, मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। हमारे चारों तरफ जितनी चीजें दिख रही हैं आपको जितनी चीजें दिख रही हैं मैटर हैं। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो भी दिख रहा है आपको, ये पंखा दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, किताब कॉपी, हम आप सब लोग मैटर हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब हम सब वेव रेडिएशन, वेव नेचर फॉलो करेंगे। आज हम देखेंगे आप लोग कैसे वेव नेचर फॉलो करोगे और क्यों नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे। डी ब्रॉगली ने जब बताया है, ठीक है, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, सब वेव नेचर फॉलो करेंगे। आज ध्यान रखना,
लास्ट तक आपको देखना है, समझना है, तब आपको समझ आएगा कि आज बस वेव नेचर फॉलो कर रही है, पर दिख नहीं रहा है, आज दिखेगा भी। जो दिख नहीं रहा वो आज दिखेगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव थ्योरी, एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने कहा कोई मूविंग पार्टिकल है, बी वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो हम उसकी वेवलेंथ बताएंगे। हम ये बताएंगे कि वो पार्टिकल वेव नेचर फॉलो करता है, कोई भी पार्टिकल, ठीक है ना। तो आइए स्टेटमेंट शुरू करें। मैटर वेव समझ गए, मैटर वेव्स, मैटर पार्टिकल नेचर होता है, आज हम लोग प्रूव करेंगे वेव नेचर होता है, ठीक है। पार्टिकल को ध्यान रखना, मैटर को ध्यान रखना। मैटर अपने दिमाग में सब लोग रखिए कि मैटर कहाँ है, रोड पर मैटर नहीं है, ठीक है ना, यही मैटर है क्लास में। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to de Broglie, material particles de Broglie material particles should also behave like waves of a definite wavelength. According to de Broglie, material particles should also behave like waves of a definite wavelength. क्या? Definite wavelength. This is called dual nature of matter. This is called dual nature of matter. This is called dual nature of matter. The wave associated with the wave associated with the particle is called matter wave. Particle is called matter wave or de Broglie wave or de Broglie wave. ये स्टेटमेंट डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मटेरियल पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स should also behave like waves of a definite wavelength. जितने मटेरियल पार्टिकल हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह, जिनका एक निश्चित वेवलेंथ होता है। एवरी मटेरियल पार्टिकल्स बिहेव एज अ वेव, like as a wave with definite wavelength. ध्यान रखिए, मटेरियल पार्टिकल्स क्या हैं,
material particles. This is called dual nature of matter. यही है मैटर का डुअल नेचर। क्यों है ये? क्योंकि मैटर पार्टिकल नेचर तो पहले से ही प्रूव है कि मैटर इज अ पार्टिकल। नाउ पार्टिकल इज अ वेव। डी ब्रॉगली ने कहा कि पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल शुड आल्सो बिहेव लाइक वेव्स ऑफ अ डेफिनिट वेवलेंथ। मटेरियल पार्टिकल दैट मीन्स पार्टिकल नेचर। और क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे? वेव नेचर बिहेव कर रहा है। इसलिए क्या हो गया? मटेरियल पार्टिकल्स डुअल नेचर हो गया। ठीक है। द वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल वेव एसोसिएट कर रहे हैं वो कहलाते हैं मैटर वेव। जो वेव एसोसिएट हो रही है ड्यू टू पार्टिकल वो क्या कहलाते हैं? मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। क्लियर है? और इनकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम पी। यही है इनकी वेवलेंथ, वेयर लैम्डा is the wavelength of material particle। यही है मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिया है कि कोई भी पार्टिकल है वो वेव नेचर फॉलो करेगा और उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद होगा 6.62, कुछ जगह 63 में लिखते हैं। 10⁻34 जूल सेकेंड। और P क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का मोमेंटम है जो पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। जो पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। समझ आया क्या? m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल। v है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। इतनी बड़ी बात डी ब्रॉगली ने बता दी आपको इतना सहज तरीके से कि आपको समझ आ जाए। शायद आज आपको समझ आ जाएगा कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया, बस आपको सुनना है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। ये लैम्डा क्या है? उस पार्टिकल का वेवलेंथ है। एक चीज ध्यान रखना, मैटर में भी बहुत सारी चीजें, हम सब आप मैटर हैं। ये बोर्ड मैटर है, कार मैटर है, बस मैटर है। यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ इन्होंने बताई है वो पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। यदि कोई बॉडी ऐसी हो जिसका मास ज्यादा है, यदि मास ज्यादा है, जैसे हम मान लें कि कार एक मैटर है, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, तो कार की वेवलेंथ कितनी होगी? समझिएगा, यदि हम ऐसा मान लें कि कार क्या है? मैटर है,
तो कार का मास बहुत ज्यादा है। समझिए, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। कार का मास क्या है? बहुत ज्यादा है। समझिए, कार का मास क्या है? बहुत ज्यादा है। कितना होगा? लगभग 20-25 कुंटल तो होगा ही, है ना। तो यदि मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ, मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ इतनी कम है कि ना के बराबर। कार का वेवलेंथ इतना कम है ना के बराबर, इसीलिए हमको उसकी वेवलेंथ समझ नहीं आती। जो बॉडी बड़ी बड़ी है तो मैटर, कोई नहीं कहेगा कि मैटर नहीं है, लेकिन हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ कहाँ है, कहाँ वो वेव के रूप में ट्रेवल कर रही, कहाँ वो उड़ रही है ऐसे ऐसे। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वो तो बढ़िया सीधा जाते हुए दिख रही है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ बहुत कम। हम यहाँ पे जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसको समझो। हम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह मान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 10⁻³ kg। अब ये मास कितना कम होगा बताइए? 10⁻³ अब ये मास की वैल्यू, जिस तरह से कार एक बहुत बड़े मास की वैल्यू है तो वेवलेंथ बहुत कम हो गई, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इतना कम। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम यहाँ पे जिस पार्टिकल की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे होंगे। हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आइंस्टीन ने कहा कि लाइट का रेडिएशन भी एक पार्टिकल है। हम लाइट के रेडिएशन पार्टिकल की बात करेंगे। हम कहते हैं ना कि लाइट का रेडिएशन जो होता है वो मासलेस होता है, लगभग मास लेस होता है। हम उस पार्टिकल की बात करेंगे, हम उसके मास की भी बात करेंगे, मास कितना होता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले से प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो मास है किसी भी पार्टिकल का, यम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। बिठा दे इधर। किसी पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है? यम इक्वल टू यम नॉट डिवाइडेड बाई √1 - b²/c²। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है। यम हर उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कोई ऑब्जेक्ट चल सकता हो, मूव कर रहा हो b वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? b वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। और यम नॉट उसका रेस्ट मास है। यम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। समझ आया क्या? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल फोटॉन का बताइए। फोटॉन का रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल बताइए। यदि मैं यहां से यम की वैल्यू निकालना चाहूं, यम नॉट की, तो क्या हो जाएगा? यम √1 - b²/c²। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल? ये क्वेश्चन है। रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन। अब आपको पता है फोटॉन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। प्लांक ने बताया कि जो फोटॉन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, पता है ना। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन? बताइए, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन बताओ, बताओगी क्या? यहां पे V = C, V = C
क्यों? क्योंकि जो फोटोन है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो यहां रख दो b इक्वल टू सी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो m नॉट इक्वल टू 0। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन विल बी 0। क्या बता रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ये है रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल बी 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन कई बार आया है, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल बी 0। इट मीन्स फोटोन नेवर बी एट रेस्ट। फोटोन कभी रेस्ट में नहीं होता। फोटोन ऑलवेज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोटोन ऑलवेज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद रखिएगा, फोटोन ऑलवेज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद रखिएगा, फोटोन कभी रेस्ट में नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, इसलिए उसका रेस्ट मास हमेशा 0 होता है, ना के बराबर होता है। आइए अब हम इसको डी ब्रॉगली को प्रूव करें। ये आपका ऐसे ही था, रफ वर्क था। डी ब्रॉगली को प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे हम लोग? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स। अब हम चलेंगे यहां से कुछ दूर प्लांक की ओर। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स, प्लांक ने क्या बताया था? कांस्टेंट द एनर्जी, अकॉर्डिंग टू प्लांक, कांस्टेंट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय। प्लांक ने क्या बताया था? द एनर्जी ऑफ फोटोन, the energy of photon is given by E equal to h nu। प्लांक ने क्या बताया कि जो फोटॉन होता है, फोटॉन पार्टिकल है, यहां पे ध्यान रखिए, फोटॉन पार्टिकल है जिसकी एनर्जी कितनी है? इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू। हर फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है या एस सी बाई लैम्डा होती है, बताया वो। इसके बाद चलेंगे इफ द फोटोन, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट आपको पता है। इफ द फोटॉन कंसीडर एज पार्टिकल, इफ द फोटॉन कंसीडर एज पार्टिकल, यदि फोटॉन पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उसकी एनर्जी, आइंस्टीन ने क्या बताया? देन अकॉर्डिंग टू Einstein, the energy of photon by mass action law, Einstein mass energy equivalent relation equal to mc square। आइंस्टीन ने कहा कि फोटॉन एक पार्टिकल है, और यदि फोटॉन एक पार्टिकल है तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। एम उसी फोटॉन का मास है, सी उसी फोटॉन की स्पीड है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल। अभी जो फार्मूला बताया वो एम है, अभी बताया ना, एम ये उसी का है।
दो इक्वेशन आपके सामने हैं। पहला इक्वेशन प्लांक के हिसाब से फोटॉन पार्टिकल्स नहीं है। प्लांक के हिसाब से फोटॉन एक पैकेट है एनर्जी का, एक बंडल है। प्लांक ने क्या बताया? फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, वेव पैकेट ऑफ एनर्जी। वेव पैकेट ऑफ एनर्जी मतलब यहाँ पे वेव है और यहाँ पे पार्टिकल है। यहाँ पे वेव नेचर है और यहाँ पे पार्टिकल नेचर है उसी फोटॉन का। ध्यान रखिए, डी ब्रॉगली ने वेव नेचर पार्टिकल नेचर को मिलाया है, तब बना है डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या बना है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो आपके सामने दो इक्वेशन है जिनमें वेव नेचर है, फोटॉन ही है दोनों, लेकिन एक वेव नेचर है, दूसरा पार्टिकल नेचर। आइए दोनों कंबाइन करके प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है उसको ध्यान रखना है। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखें, एनर्जी E है और दोनों एनर्जी क्या है? इक्वल है। दोनों एनर्जी किसकी है? फोटॉन की। दोनों एनर्जी किसकी लिखी हुई है? फोटॉन की एनर्जी है, तो दोनों इक्वल भी होंगे कि नहीं? तो हम दोनों को इक्वल कर दें। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, और न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? sc बाई लैम्डा mc स्क्वायर। न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c बाई लैम्डा। इधर लिख लिया क्या? इधर लिखा सबने? हाँ, तो यहां पे हमने न्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू c बाई लैम्डा रख दिया। न्यू हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब यहां से एक c कट जाएगा, क्या? दो c हो गए, एक c इधर से c, तो कितना बचा यहां से? h बाई लैम्डा इक्वल टू mc। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? याद रखना, मुझे वेवलेंथ निकालना है। किसका? उस पार्टिकल का, उस मटेरियल पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना। यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? h बाई एम सी। लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा को इधर भेज दिया, mc को यहां भेज दिया। m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब फोटॉन, जिसे हम समझ रहे हैं अभी। c उसी का स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट से फोटॉन चलता है तो उसका रेस्ट मास क्या मिलता है? 0। कभी भी फोटॉन रेस्ट में नहीं रहेगा, हमेशा वो चलता ही रहेगा। अब ये मास इनटू वेलोसिटी है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? पुट mc स्क्वायर इक्वल टू mb, मतलब पुट c इक्वल टू b। फोटॉन किस स्पीड से चलता है? v स्पीड से, मतलब c स्पीड से, तो c को हमने b मान लिया। स्पीड ऑफ फोटॉन ये क्या है? स्पीड ऑफ फोटॉन। तो लैम्डा इक्वल टू क्या रख देंगे? h बाई एम बी। लैम्डा इक्वल टू क्या पुट हो जाएगा? h बाई एम बी इक्वल टू h बाई पी। पी क्या होता है? मोमेंटम। p इक्वल टू क्या रख दिया हमने? एम बी। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल मतलब यहां पे फोटॉन है। पार्टिकल क्या है? फोटॉन है। इस तरह से डी ब्रॉगली ने दो इक्वेशन का सिंपल सा यूज किया, फोटॉन
वेव नेचर, फोटॉन, पार्टिकल नेचर, बाय प्लैंक थ्योरी, बाय आइंस्टीन थ्योरी, तो उस पार्टिकल की वेवलेंथ मिल गई आपको लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी इक्वल टू एच बाई बी। यही प्रूव करना था 3 मार्क्स में। समझ आया सबको? मिटा दें? सबने लिख लिया? इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ in terms of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली का वेवलेंथ क्या होगा? डी मोमेंटम निकालना है आपको। इसकी वैल्यू, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो हाफ एम बी स्क्वायर। यदि हम बात करें मोमेंटम की तो P इक्वल टू एम बी। यहां से B की वैल्यू निकाल लो। B इक्वल टू P बाई एम। B इक्वल टू P बाई एम, ये वैल्यू इसमें रख दो काइनेटिक एनर्जी में, तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू हाफ एम इंटू P बाई एम का स्क्वायर। सही है? तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m इंटू P स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2m। P स्क्वायर इक्वल टू 2me, तो P इक्वल टू अंडर रूट 2me। अब हमने फार्मूला लिखा लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। इन प्लेस ऑफ P बी पुट कितना? अंडर रूट 2me। सो दिस इज द वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ई काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना। ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कुछ जगह के लिखते हैं, कुछ जगह ई लिखते हैं, आप के भी लिख सकते हो। ध्यान रखना है, जिस भी टर्म में लिखे आपको याद रहे कि क्या लिखे हैं हम। इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron, of an electron। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर फॉलो करता है। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर फॉलो करता है। मतलब अभी तक जो हम जानते थे इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। आज वो वेव भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वेव नेचर को फॉलो करते हुए मूव करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर फॉलो करता है तो उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लें। फिर से निकालेंगे ना, अब वो तो मोमेंटम उसके टर्म में लिखा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम बी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन क्या लिख दिया? हाफ एम बी स्क्वायर।
the amount of work done by electron, the amount of work done by electron W equal to EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ मूव करता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करता है। EV, ध्यान रखिए यहां पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V वेलोसिटी नहीं है, V पोटेंशियल है। यहां पे भी वेलोसिटी है, याद रखिए स्मॉल v और कैपिटल V। कंफ्यूजन यहां पे V में है। ये V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पे जो V है वो पोटेंशियल है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों वर्क डन काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर दें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू EV। ध्यान रखिए यहाँ कैपिटल V है, क्या है? कैपिटल V है, यहाँ स्मॉल v है। हमें mv की वैल्यू चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। mv की वैल्यू यहां से निकालना है तो एक वेलोसिटी यहां से हटा दो, mv इक्वल टू ये 2 यहां का मल्टीप्लाई 2e कैपिटल B अपॉन स्मॉल v, एक b यहां आ जाएगा। अब ये वैल्यू को आपको रख देना है इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कितना है? एक सेकंड, इसमें mv का होल स्क्वायर बनाना है। mv का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाफ mv स्क्वायर, मतलब m आपने डिवाइड कर दिया, उसका रिलेशन कितना है? mv। यहां से एक m डिवाइड करोगे, ठीक है ना? एक m था, b स्क्वायर था, आपने m b का स्क्वायर बनाना है तो m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो mb का होल स्क्वायर अपॉन m, मतलब m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है? तो क्या बन जाएगा यहां से? mb का होल स्क्वायर इक्वल टू 2MEB। ये m यहां ट्रांसफर कर दिया तो mb का होल स्क्वायर कितना आ गया? 2MEB। तो mb इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2MEB। mb इक्वल टू कितना हो गया? यही हो गया किसके बराबर? मोमेंटम के। तो लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग? h बाई mb। तो h बाई, इसमें ये कैपिटल भी है, ध्यान रखिए, इधर स्मॉल b है, इधर कैपिटल B है। अंडर रूट 2ME कैपिटल B। ये फार्मूला डिराइव हो गया। इसमें ध्यान रखना m क्या है? ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.1 10⁻³ kg। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 19 कूलम। उल्टा सीधा लिख रहा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम।
यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, b बचा, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यहाँ पे केवल एक वैल्यू है जो वेरी करेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी 2 कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू रख देंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखें, ठीक है ना। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू 6.62 into 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 into 9.1 10⁻⁻31 into E 1.6 10⁻⁻19 into B। कैपिटल B है, ध्यान रखिए, ये कैपिटल B पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल है, ना कि वेलोसिटी। कई लोगों को लगता है वेलोसिटी है। इस वैल्यू को सॉल्व करिए। 12.27 डिवाइडेड बाई रूट बी एंग्स्ट्रॉम, ये डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। 1 एंग्स्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एंग्स्ट्रॉम में वेवलेंथ मिलेगी, समझ आया क्या? ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिल जाए, यदि आप इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो उसकी वेवलेंथ कितना हो जाएगी? 8 V इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाइड, then the wavelength of electron कितनी हो जाएगी? 12.27 एंग्स्ट्रॉम। 12.27 एंग्स्ट्रॉम, सोचिए कितना है? रेडियो वेव की वेवलेंथ आपने फाइंड किया है, माइक्रोवेव की विजिबल लाइट से कम है इसका। विजिबल लाइट का 4000 से 78,000 तक, एंग्स्ट्रॉम में 4000 to 78, ठीक है ना, एंग्स्ट्रॉम। और इसका है 12.27 एंग्स्ट्रॉम, उससे कम है, लेकिन है तो। विजिबल के बाद कौन सी रे थी? रे भूल गई, स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम था? ठीक है, अल्ट्रावायलेट था। माइक्रोवेव का 10⁻⁻22 होता था, 10⁻⁻20 से 22 रेंज थे। उससे तो ज्यादा है वेवलेंथ, उससे तो ज्यादा है, ये एंग्स्ट्रॉम में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वेव नेचर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है? वेव नेचर, ध्यान रखना है। और उसकी वेवलेंथ आपने फाइंड कर ली है 12.27 रूट डिवाइडेड बाय रूट बी पोटेंशियल एंग्स्ट्रॉम में। ये है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ये है इलेक्ट्रॉन का नेचर, वेव नेचर। समझ आया? तो आज तक हम लोगों ने जो पार्टिकल नेचर पढ़ा था, आज से हमने वेव नेचर भी पढ़ लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टुडे।